सास बिन ससुराल पार्ट 1। राधा एक छोटे से गांव से थी। उसके पिता एक किसान थे, जिस वजह से उनके घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन उसकी शादी एक बड़े और अमीर परिवार में हुई। शुरुआत में राधा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास नहीं है। वो अपनी सहेलियों से कहती थी कि उसकी शादी के बाद उसको कोई भी तनाव नहीं होगा, क्योंकि सास के बिना जीवन सरल होगा। राधा अपनी सहेली से बोली, तुम नहीं समझ सकती हो, मेरी सास नहीं है, मतलब शादी के बाद कोई रोक टोक नहीं, घर के काम करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तो सिर्फ मजे करूंगी, सिर के ऊपर कोई चिक चिक करने वाला नहीं होगा। राधा, तुम सच कह रही हो, तुम्हारे तो सच में मजे हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, सास के बिना तो घर का माहौल भी बिल्कुल अलग होता है। क्या यार तुम भी, मैंने तो बस यही सुना है सास तो परेशान करती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ खुश रहूंगी, कोई भी मुझे नहीं डांटेगा, ना ही कुछ कहेगा। राधा अपनी शादी के बाद नए घर में खुश होकर आती है, लेकिन वहाँ उसका स्वागत ज्यादा अच्छा नहीं होता। राधा को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसकी जेठानी शर्मिला और ननद माया उसे कितना परेशान कर सकती हैं। शर्मिला और माया दोनों उसे हर बात पर तंग करती हैं। अरे राधा, तुम अब तक घर के कामों में क्यों नहीं हाथ बटाती? क्या शादी के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है? लेकिन मेरी शादी को तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। अगर मेरी सास होती तो क्या वो मुझे 2 ही दिन में काम बता देती? तुम्हारी सास नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। अब जल्दी ये काम खत्म करो। राधा पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है। उसकी कोई भी मदद नहीं करता, बल्कि उसे सब काम ही बताते रहते हैं। राधा परेशान होकर सोचती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया है कि घर में कोई भी उसकी मदद नहीं करता। राधा अब महसूस करने लगती है कि बिना सास के घर में क्या होता है। उसकी जेठानी और ननद रोज उसे तंग करती हैं। वो सोचने लगती है कि क्या सास होती तो क्या होता, क्या तब भी ऐसे ही परेशान रहती? कभी सोचा नहीं था कि बिना सास के जीवन इतना कठिन होगा। शर्मिला और माया मुझे चैन से रहने ही नहीं देती। अगर मेरी सास होती तो शायद मुझे कम से कम कुछ आराम मिलता। राधा की परेशानियां अब ज्यादा बढ़ जाती हैं। माया और शर्मिला ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। एक दिन राधा की सहेली उसे मिलने आती है और राधा अपनी परेशानियां उससे शेयर करती है। क्या हुआ राधा, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं सहेली, मेरी ननद और जेठानी मुझे रोज तंग करती है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या करूं। घर में कोई मेरी मदद नहीं करता। तुम्हारी सास नहीं है ना राधा? अगर तुम्हारी सास होती तो वो तुम्हारे साथ होती, तुम्हें इस सब से निपटने की सलाह देती। सास का होना भी बहुत जरूरी होता है। राधा की आंखें खुल जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि सास का होना न केवल घर की संरचना का हिस्सा होता है, बल्कि बहू के मानसिक और भावनात्मक सहारे के लिए भी जरूरी है। राधा अब तय करती है कि वो अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ करेगी। वो सुनील से बात करती है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। रात में जब सब लोग सो चुके थे, राधा और सुनील छत पर बैठे थे। राधा बहुत गंभीर लग रही थी। सुनील, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि मुझे सास की जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारे पिताजी दोबारा शादी कर ले तो? क्या पिताजी दोबारा शादी करें? ये तुम क्या कह रही हो राधा? सुनो सुनील, मैं जानती हूँ कि ये सुनकर सब अजीब लग रहा है, लेकिन इस घर को एक सास की जरूरत है। कोई ऐसा जो इस घर को ठीक से संभाल सके, माया और शर्मिला को समझा सके और मुझे भी थोड़ा सहारा दे सके। लेकिन पिताजी क्या इसके लिए तैयार होंगे? माँ को गुजरे 10 साल हो गए, पर उन्होंने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर सही इंसान मिले तो पिताजी भी मान सकते हैं। अगले दिन राधा ने अपने ससुर जी बलदेव जी से अकेले में बात करने की कोशिश की। बाबा, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बहू। बाबा, क्या आपने कभी दोबारा शादी करने के बारे में सोचा है? बलदेव जी हक्का बक्का रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी सास से बहुत प्यार करता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। बाबा, मैं जानती हूँ कि ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन इस घर को एक माँ की जरूरत है, एक सास की जरूरत है। अगर आप शादी कर लेंगे तो ये घर फिर से खुशहाल हो जाएगा। बलदेव जी चुप हो गए। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन राधा के शब्द उनके मन में कहीं गहरे उतर गए। जब माया और शर्मिला को इसके बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गईं।
भाभी, क्या आपको लग रहा है कि आप इस घर की मालकिन बन गई हैं? जो मन में आए वही बोल रही हैं। हाँ भाई, अब राधा भाभी हमारे बाबा की शादी भी करवाएंगी। देखो, मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, बल्कि इस घर के भले के लिए कह रही हूँ। इस घर को एक सास की जरूरत है। लेकिन माया और शर्मिला ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। राधा ने हार नहीं मानी। वो सुनील के साथ मिलकर बलदेव जी को समझाने में जुट गई। कई दिनों तक उन्होंने उनसे बात की, उन्हें समझाया कि ये शादी उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। आखिरकार बलदेव जी ने इस पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये घर सच में एक गृहलक्ष्मी के बिना अधूरा है। कई महीनों की खोज के बाद आखिरकार बलदेव जी को गीता जी मिली, एक सुलझी हुई और समझदार महिला जिनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका भी पति गुजर चुका था। शादी के बाद गीता जी घर में आई तो शुरुआत में माया और शर्मिला उनसे कटी कटी रही, लेकिन गीता जी की समझदारी और स्नेह से धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अब राधा को एक सहारा मिल गया था। गीता जी ने माया और शर्मिला को समझाया कि घर में बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। उन्होंने घर के माहौल को सुधारा और राधा के दुखों को कम किया। राधा अब समझ गई थी, सास का होना सिर्फ बहू को सताने के लिए नहीं बल्कि उसे सहारा देने के लिए भी होता है। गीता जी के घर में आने के बाद माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन माया और शर्मिला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनके आदेश चलने बंद हो जाएंगे और घर में उनकी मनमानी पर रोक लग जाएगी। एक दिन नाश्ते के समय गीता जी ने देखा कि राधा अकेले ही सारा काम कर रही थी, जबकि माया और शर्मिला आराम से बैठी थी। माया, शर्मिला, राधा अकेले सारे काम कर रही है, तुम दोनों उसकी मदद क्यों नहीं कर रही? अरे भाभी ने तो कहा था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें क्यों चिंता करनी? ये घर सबका है और जिम्मेदारियां भी सबकी बराबर हैं। अब से घर के काम सब मिलकर करेंगे। माया और शर्मिला को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गीता जी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। माया ने शर्मिला के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने घर के नौकर से कहकर खाने में ज्यादा नमक डलवा दिया और फिर सबके सामने गीता जी को दोष देने लगी। अरे बाप रे, ये खाना तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब पता चला जब असली गृहलक्ष्मी घर में नहीं होती तो ऐसा ही होता है। हाँ, लगता है हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। गीता जी समझ गई कि ये उनकी साजिश है, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। खाने में गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे। और हाँ, आज से हर दिन एक एक इंसान बारी बारी से खाना बनाएगा। इससे सबको मेहनत का एहसास होगा। अब माया और शर्मिला के पास कोई जवाब नहीं था। फिर माया ने राधा को गीता जी के खिलाफ करने की भी कोशिश की। भाभी, आपको लग नहीं रहा कि आपकी सास अब आपको हुक्म देने लगी है? पहले आप अकेले फैसले लेती थी, लेकिन अब? माया, जब तुम और शर्मिला मुझे ताने मारती थी तब कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। अब कम से कम मुझे सहारा देने वाली कोई तो है। माया गुस्से में वहां से चली गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। गीता जी की समझदारी से माया और शर्मिला की चालें नाकाम होने लगी। बलदेव जी भी खुश थे कि अब घर में पहली जैसी खुशहाली लौट आई है। एक दिन माया और शर्मिला ने गीता जी के खिलाफ सुनील से शिकायत की। भैया, अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। आपकी नई माँ तो हमें सिर्फ डांटने के लिए आई है। अगर माँ डांटती है तो समझो सुधार कर रही है। और वैसे भी अब घर में सबके साथ इंसाफ हो रहा है। माया और शर्मिला के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई थी कि अब उनकी मनमानी नहीं चल सकती। राधा अब खुश थी। उसे एक सास मिली जिसने उसे माँ की तरह संभाला। माया और शर्मिला की नफरत अब कम होने लगी थी और घर का माहौल भी बेहतर हो गया था। अब राधा को एहसास हो चुका था कि सिर्फ सास का होना जरूरी नहीं बल्कि अच्छी और समझदार सास का होना जरूरी है। लेकिन माया यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। अगली सुबह जब गीता नहाने के लिए गई तो उसके नॉर्मल पानी की बाल्टी को माया ने गर्म पानी में बदल दिया। क्या गीता उसी गर्म पानी से नहाकर जल जाएगी या फिर राधा उसे बचा लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सास बिन ससुराल के साथ। गीता जी बाथरूम में नहाने गई और माया ने जो चाल चली थी उसे लेकर वो मन ही मन खुश थी। उसने सोचा था कि जैसे ही गीता जी गर्म पानी डालेंगी वो बुरी तरह जल जाएंगी और फिर घर में हंगामा मच जाएगा और हम सारा इल्जाम राधा पर लगा देंगे।
गीता जी जैसे ही पानी लेने के लिए बाल्टी में हाथ डालने वाली थी, तभी राधा की नजर माया के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें बाथरूम की तरफ थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खेल खेला हो। राधा को कुछ अजीब लगा। उसे याद आया कि सुबह जब उसने गीता जी के लिए पानी रखा था तो वो ठंडा था, फिर अचानक गर्म पानी कहाँ से आ गया। राधा बिना समय गवाए बाथरूम की तरफ दौड़ी और गीता जी को आवाज दी, माँ रुकिए, पानी मत डालिए। गीता जी रुक गईं और चौंक कर बोली, क्या हुआ राधा? राधा ने बाल्टी में हाथ डाला और झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पानी बहुत ज्यादा गर्म था। माँ ये पानी बहुत गर्म है, अगर आप इस पानी से नहाती तो आपकी त्वचा जल सकती थी। गीता जी ये सुनकर हैरान रह गईं। वो समझ गईं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने तुरंत राधा से पूछा, राधा क्या तुम जानती हो ये किसने किया? राधा ने धीरे से माया की ओर देखा, जो अब तक डर चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, भाभी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप मुझे ही दोषी मान रही हैं? गीता जी ने एक लंबी सांस ली और शांति से बोली, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, लेकिन एक बात साफ है, ये जानबूझकर किया गया है। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को नुकसान पहुंचे, इसलिए जो भी ये सब कर रहा है उसे अब रुक जाना चाहिए। शर्मिला भी वहां आ गई और माया को धीरे से इशारा किया कि चुप रहे। माँ शायद किसी ने गलती से ऐसा कर दिया होगा, हमें इसे ज्यादा गंभीर नहीं बनाना चाहिए। गीता जी ने राधा की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। राधा समझ गई कि गीता जी इस मामले को अभी के लिए शांत रखना चाहती हैं, लेकिन वो उसे भूलेंगी नहीं। माया और शर्मिला ने देखा कि उनकी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। इस बार उन्होंने सोचा कि वो गीता जी को घर में सबके सामने अपमानित करेंगी, ताकि वो खुद ही ये घर छोड़ने का फैसला कर लें। अगले दिन घर में एक छोटा सा धार्मिक आयोजन था। गीता जी ने पूरे मन से पूजा की तैयारी की थी, लेकिन माया और शर्मिला ने चुपके से पूजा की थाली में हल्दी के रंग से सनी हुई चूड़ियां रख दी, ताकि जब गीता जी पूजा करें तो उनके हाथों पर दाग लग जाए और सब समझे कि वो अपशकुन कर रही हैं। प्लान के मुताबिक जैसे ही गीता जी ने पूजा की थाली उठाई, हल्दी उनके हाथों पर लग गई। तभी माया ने तेज आवाज में कहा, अरे देखो ये क्या हो गया, माँ के हाथों में पीला रंग लग गया, ये तो अपशगुन है। सबकी नजर गीता जी के हाथों पर चली गई। गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। ये तो सही नहीं हुआ, पूजा के समय ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता। शर्मिला ने मौका देखकर कहा, क्या पता ये हमारी नई माँ के आने का ही असर हो। ये सुनकर बलदेव जी नाराज हो गए। शर्मिला, ये क्या बकवास कर रही हो? माँ कोई अपशकुन नहीं होती है। राधा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब एक चाल थी। उसने तुरंत पूजा की थाली उठाई और बोली, आप लोग इसे अपशकुन कह रही हैं? हल्दी तो शुभता का प्रतीक होती है। माँ के हाथों पर हल्दी लगी है, इसका मतलब ये है कि ये घर जल्द ही और खुशियों से भरेगा। सभी ने राधा की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। माया और शर्मिला की चाल फिर से नाकाम हो गई। उस रात जब सब सो चुके थे, गीता जी राधा के पास आईं और बोली, राधा मैं जानती हूँ कि माया और शर्मिला ये सब क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं इन दोनों को प्यार और समझदारी से बदलने की कोशिश करूंगी। राधा जी ने गीता का हाथ थाम लिया और मुस्कुरा दी। राधा और गीता जी को लगा था कि अब माया और शर्मिला की चालें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो दोनों अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अब एक ऐसी चाल चली जाएगी जिससे गीता जी की छवि घर में पूरी तरह खराब हो जाए। शर्मिला और माया ने इस बार एक नई साजिश रची। उन्होंने गीता जी को सबके सामने गलत साबित करने के लिए घर में रखे गहनों को चुपके से गायब कर दिया और फिर पूरा दोष गीता जी पर लगाने की योजना बनाई। दोपहर का समय, जब घर के सारे लोग एक साथ बैठे थे, अचानक माया जोर से चिल्लाई, अरे अरे मेरे गहने कहाँ गए? मैंने तो इन्हें अलमारी में रखा था। सभी चौंक गए। शर्मिला भी झूठ मूठ के लिए बोली, क्या तुम्हारे गहने गायब हो गए? लेकिन घर में चोरी कैसे हो सकती है? माया ने रोने का नाटक करते हुए कहा, भैया आप ही बताइए, मेरे गहने कहाँ जा सकते हैं? इस घर में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया तो फिर? इतना कहकर उसने अपनी नजरों को गीता जी की ओर घुमा दिया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि?
गीता जी समझ गईं कि ये साजिश उन्हीं के खिलाफ रची गई है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, राधा ने बीच में ही माया की बात काट दी। माया, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? भाभी, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? सच तो ये है कि तुमने खुद ही गहने गायब किए हैं ताकि माँ पर इल्जाम लगाया जा सके। माया और शर्मिला चौंक गईं। उन्होंने नहीं सोचा था कि राधा उनकी सच्चाई कैसे समझ गई। बलदेव जी ने सख्त लहजे में कहा, अब ये गहनों की चोरी की बात पुलिस तक जाएगी, वो आकर सारा मामला देखेंगे। ये सुनते ही माया और शर्मिला घबरा गईं। अगर पुलिस आई तो उनकी साजिश पकड़ में आ सकती थी। तभी गीता जी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, राधा, पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि गहने कहाँ हैं। सभी चौंक गए। गीता जी सीधे मंदिर की ओर गईं और वहां रखी पूजा की चौकी के नीचे से एक कपड़े में लपेटे हुए गहने निकाल लिए। लो माया, तुम्हारे गहने मिल गए। माया और शर्मिला पूरी तरह से चौंक गईं। उन्होंने इन्हें अलमारी से हटाकर छुपाया तो था, लेकिन गीता जी को ये कैसे पता चला? माँ, आपको ये गहने यहाँ कैसे मिले? गीता जी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, मैं माँ हूँ और माँ को अपने बच्चों की हर हरकत पता चल ही जाती है। वो तो राधा मंदिर साफ कर रही थी, उसी ने ये रखे हुए देखे और मुझे बता दिया कि गहने रखे हैं, लेकिन ये मुझे अभी पता चला कि ये गहने तुम्हारे हैं। अब माया और शर्मिला को एहसास हो गया कि उनकी चालें अब काम नहीं कर। उस रात माया अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो गीता जी से इतनी नफरत क्यों करती थी? राधा चुपके से उसके पास आई और प्यार से बोली, माया, तुम्हें माँ से इतनी नफरत क्यों है? माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर माँ यहीं रह गई तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। राधा ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, पर देखो, माँ ने तुम्हें कभी डांटा नहीं, कभी बुरा नहीं कहा। उन्होंने तो तुम्हारी हर गलती को भी माफ कर दिया। क्या ये नफरत के बदले प्यार देने वाली माँ नहीं हो सकती? माया चुप हो गई। अगले दिन उसने खुद जाकर गीता जी से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। गीता जी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। शर्मिला ने भी ये सब देखा और वो भी समझ गई कि घर में अब सबको मिलकर रहना चाहिए। उसने भी गीता जी से माफी मांगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माया और शर्मिला पहले से बेहतर हो गईं। राधा अब खुश थी, क्योंकि उसे एक समझदार सास और एक स्नेही परिवार मिल चुका था। गीता जी ने राधा को गले लगाया और कहा, राधा, तुमने इस घर को जोड़ा है, अब ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। माया और शर्मिला ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उनके दिल में अब भी राधा के लिए जलन बाकी थी। वो देख नहीं पा रही थी कि गीता जी और राधा के बीच इतना अच्छा रिश्ता बन गया है। उनके मन में एक नई साजिश ने जन्म लिया। अब वो गीता जी को अपनी तरफ करके राधा को परेशान करेंगी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर माया ने गीता जी के सामने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, जब आप नहीं थी तब हम ही इस घर को संभालते थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम आपकी नजरों में अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? माँ, हम आपको कभी गलत नहीं समझते, लेकिन राधा भाभी हमेशा हमें गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। लगता है कि अब हमें इस घर में कोई समझने वाला ही नहीं है। गीता जी थोड़ा असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने अब तक राधा को हमेशा सही ही समझा था, लेकिन क्या वो माया और शर्मिला के साथ गलत कर रही थी? माँ, हम तो बस चाहते हैं कि आप हमें वैसे ही प्यार करें जैसे आप राधा भाभी को करती हैं। गीता जी को उनकी बातों में सच्चाई लगी। उन्हें लगा कि शायद वो राधा को ज्यादा महत्व देने लगी हैं और माया और शर्मिला को नजरअंदाज कर रही हैं। अब धीरे धीरे गीता जी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो माया और शर्मिला की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी और राधा को थोड़ा अनदेखा करने लगी। राधा को भी ये सब महसूस होने लगा। अगले दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी, गीता जी आई और सीधा माया की तरफ देखकर बोली, माया बेटा, तुम सब्जियां काटोगी ना? राधा को थोड़ा अजीब लगा। पहले गीता जी हमेशा उसको ही रसोई के कामों में मदद करने को कहती थी, लेकिन अब वो माया और शर्मिला को आगे कर रही थी। धीरे धीरे गीता जी ने हर काम में माया और शर्मिला को प्राथमिकता देना शुरू कर दी। रात के खाने के समय राधा ने खाने की थाली लगाई,
लेकिन गीता जी ने थाली उठाते हुए कहा, आज से माया और शर्मिला खाना लगाएंगी राधा, तुम्हें अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये सब देख राधा चौंक गई। पहले जब वो अकेले सारा काम करती थी तब किसी ने उसे नहीं रोका, लेकिन अब अचानक उसे पीछे क्यों किया जा रहा था। माया और शर्मिला मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उनकी चाल कामयाब हो रही थी। अब गीता जी राधा की किसी भी बात को ज्यादा महत्व नहीं देती थी। अगर राधा कुछ कहती तो वो माया और शर्मिला का पक्ष ले लेती। फिर एक दिन माया ने जानबूझकर रसोई में नमक गिरा दिया और फिर गीता जी से शिकायत करने चली गई। माँ देखिए, रसोई में कितना नमक बर्बाद हो गया। राधा भाभी इतनी लापरवाह हो गई हैं कि उन्हें अब कुछ भी सही से करना नहीं आता। गीता जी ने बिना कुछ सोचे समझे राधा को डांट दिया। राधा, तुम्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, अब तुम इस घर की जिम्मेदार बहू हो। राधा को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि माया और शर्मिला की चाल अब गीता जी के मन में उसके लिए गलतफहमी पैदा कर रही है। राधा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सीधे जाकर गीता जी से बात करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो गीता जी उसकी बात को अनदेखा कर देंगी। राधा ने चुपचाप सारी स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। उसने गौर किया कि माया और शर्मिला हमेशा गीता जी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे गीता जी भी उनकी बातों में आ रही थी। राधा जानती थी कि माया और शर्मिला को गीता जी के सामने सच में बेनकाब करना होगा। राधा ने जानबूझकर एक दिन गीता जी के सामने कुछ गलत कहा। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि माया और शर्मिला को अब इस घर में कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? गीता जी चौंक गई। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? राधा ने देखा कि माया और शर्मिला मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब गीता जी राधा पर और गुस्सा होंगी। लेकिन तभी राधा ने आगे कहा, मतलब ये कि जब तक आपने इस घर की कमान नहीं संभाली थी तब तक इन दोनों ने कभी भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाया। अब जब आप इन्हें थोड़ा प्यार दे रही हैं तो ये आपकी नजरों में मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। गीता जी को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अब राधा हर छोटी छोटी बात पर गीता जी के सामने सच दिखाने लगी। उसने धीरे धीरे गीता जी को ये समझा दिया कि माया और शर्मिला ने पहले ही उसे तंग किया था और अब वो उसे नीचा दिखाने के लिए गीता जी का इस्तेमाल कर रही हैं। एक दिन उन्होंने माया और शर्मिला को सामने बुलाकर कहा, तुम दोनों सोच रही थी कि मैं राधा को नापसंद करने लगूंगी, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों के झूठ और सच को समझ लेती है। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने मुझे राधा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये सच तो तब से जानती हूँ जब से ये शुरू हुआ था। माया और शर्मिला के चेहरे उतर गए। वो समझ गईं कि अब उनकी चालें काम नहीं करेंगी। गीता जी ने राधा को गले लगाया और कहा, राधा, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या करूं? ये दोनों भी तो मेरे परिवार का हिस्सा ही हैं। इनको भी तो खुश रखना पड़ता है। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, इन बातों का बुरा नहीं मानोगी, लेकिन देखना ये दोनों भी एक दिन सुधरेंगे जरूर। अपनी सास की अच्छाई देख राधा की आंखों में आंसू आ गए। अब माया और शर्मिला का झूठ सबके सामने आ चुका था। वो चुपचाप खड़ी थी और गीता जी ने अब फैसला कर लिया था कि इस घर में कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। क्या माया और शर्मिला अब सुधर जाएंगी या फिर वो कोई नई चाल चलेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए सास बिन ससुराल के अगले भाग के साथ। घर का माहौल अब थोड़ा शांत था। गीता जी ने माया और शर्मिला की चालों को समझ लिया था, लेकिन वो अब चाहती थी कि दोनों बदल जाएं और परिवार के साथ मिलकर रहें। लेकिन माया और शर्मिला की जलन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। माया और शर्मिला की नई चाल। एक दिन माया और शर्मिला ने सोचा कि अगर वो खुद को लाचार दिखाएंगी तो शायद गीता जी और बाकी परिवार उन्हें ज्यादा अहमियत देंगे। इस बार उन्होंने खुद को एक नई मुसीबत में डालने का फैसला किया। अगर हम ऐसा दिखाएं कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और गीता माँ और राधा ने हमारी कोई मदद नहीं की, तो सब राधा और गीता माँ को ताने देंगे कि तुम दोनों मिलकर ही शर्मिला और माया को परेशान करती हो। वो दोनों तो अच्छी हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये होगा कैसे? माया को एक आइडिया आया। हम जेवर गिरवी रखने का नाटक करेंगे और सबसे कहेंगे कि गीता माँ हमें हमारे निजी खर्चे के भी पैसे नहीं देती, इसलिए हम जेवर गिरवी रखने के लिए आए हैं।
माया और शर्मिला अपने गहने लेकर एक लोकल साहूकार के पास गई और उसे गिरवी रखने की बात करने लगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आदमी से वो डील कर रही थी वो असल में ठग था। साहूकार ने बड़ी चालाकी से उनसे गहने ले लिए और बदले में नकली पैसे पकड़ा दिए। जब माया और शर्मिला को ये एहसास हुआ कि वो धोखा खा चुकी हैं, तब तक वो आदमी वहाँ से फरार हो चुका था। अरे अरे, ये क्या हुआ? हमारे गहने तो सच में ही चले गए। अब हम क्या करेंगे? अगर घर में पता चला कि हमने गहने गिरवी रखे थे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अब वो दोनों फंस चुकी थी। शर्मिला और माया की हालत देखकर राधा को शक हुआ कि वो दोनों उससे कुछ छुपा रही हैं। राधा उन्हें परेशानी में देख उनसे पूछ ही बैठी, बोलो क्या हुआ तुम दोनों को? तुमको देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। भाभी, इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हमारे साथ ही धोखा हो गया। हम अपने गहने साफ कराने के लिए गए थे, लेकिन उस साहूकार ने हमारे गहने चुरा लिए। ये तुम क्या बता रही हो? गहने साफ कराने साहूकार के पास क्यों गई तुम? ये तो सुनार का काम होता है। माया अब सच बताने पर मजबूर थी, तो माया और शर्मिला ने पूरी बात बता दी। तब तक गीता जी भी वहाँ आ चुकी थी। गीता जी ने गंभीरता से सोचा और कहा, अब हम इस ठग को पकड़ेंगे। राम जाने तुम दोनों भी क्या करती रहती हो। गीता जी ने तुरंत अपने एक परिचित पुलिस अधिकारी को फोन किया और साहूकार की लोकेशन ट्रेस करवाई। फिर वो सब मिलकर पुलिस के साथ वहां पहुंचे। जब ठग को पकड़ा गया तो उसने तुरंत सच उगल दिया और गहने वापस कर दिए। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने हमेशा आपको परेशान किया, लेकिन जब हम सच में मुसीबत में आए तो आपने ही हमारी मदद की। हमें समझ में आ गया कि परिवार में चालाकियां नहीं, बल्कि एकता और प्यार जरूरी होता है। कुछ दिन बाद गांव में भारी बारिश हो रही थी। हवाएं तेज चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। सब लोग घर के अंदर थे, लेकिन माया और शर्मिला को अपनी एक दोस्त के घर किसी फंक्शन में जाना था। अरे शर्मिला, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन हम नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ दीदी, वैसे भी अब घर में रहकर कुछ मजा नहीं आता। माँ और राधा भाभी के आगे हमारी कोई चलती नहीं है। तो फिर चलो, हम जल्दी से हो आते हैं। दोनों ने किसी को बताए बिना ही घर से निकलने का फैसला कर लिया। गांव के बाहर जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, ऊपर से तेज बारिश और अंधेरा। लेकिन माया और शर्मिला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो छाता लेकर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो गांव से दूर पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि गलती कर दी। दीदी, ये रास्ता तो बहुत फिसलन भरा हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए। अरे डरपोक मत बनो, बस थोड़ी ही दूर और चलना है। लेकिन तभी धड़ाम, माया का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गई। उसे संभालने के चक्कर में शर्मिला भी गिर पड़ी। दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अचानक पास की झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। माया और शर्मिला ने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। शर्मिला, ये क्या है? मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन हमें यहाँ से भागना चाहिए। दोनों घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कीचड़ की वजह से फिसल रही थी। तभी अचानक वो छाया उनके और करीब आ गई। माया और शर्मिला की चीख निकल गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। घर में जब बहुत देर तक माया और शर्मिला नहीं दिखी तो गीता जी को चिंता होने लगी। राधा, ये दोनों कहाँ चली गईं? माँ, मुझे लगता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ गई होंगी। लेकिन इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में? राधा को भी चिंता होने लगी। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, गीता बहन जी, माया और शर्मिला को गांव के बाहर कीचड़ में फंसा हुआ देखा। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ये सुनते ही गीता जी और राधा तुरंत छाता लेकर बाहर निकल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा कि माया और शर्मिला बुरी तरह कांप रही थी और उनके सामने गांव के एक साधु बाबा खड़े थे। ये आप लोग यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम बेवकूफी में इतनी दूर आ गए। साधु बाबा ने गीता जी की ओर देखा और कहा, माता जी, आपकी बेटियां बहुत घबराई हुई थी। मैंने इन्हें सिर्फ शांत करने की कोशिश की थी। राधा ने जल्दी से माया और शर्मिला को सहारा दिया और घर ले आई। दीदी, आज हमें समझ में आ गया कि हमें अपनों की कद्र करनी चाहिए। हाँ माँ, अब हम सच में बदलना चाहते हैं। बेटा,
मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन तुम खुद समझ जाओगी कि परिवार में प्यार और एकता से बढ़कर कुछ नहीं। राधा मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि अब शायद सच में सब कुछ अगली सुबह गीता जी अलग ही रूप में नजर आईं। सुबह सुबह माया और शर्मिला रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी गीता जी वहां पहुंच गईं। ये क्या बना रही हो? माँ, आलू के पराठे। नहीं, अब से घर में तली भुनी चीजें नहीं बनेंगी। मैं चाहती हूँ कि सब हेल्दी खाएं। लेकिन माँ, हम तो जब सास कह रही है तो बहुओं को सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। माया और शर्मिला दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कल तक तो गीता जी बोलती थी कि जो तुमको पसंद हो बना लो, लेकिन आज इनको क्या हो गया है? दोनों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। सब नाश्ता करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। तब गीता जी बोली, आज तक इस घर में जो होता आया वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ, लेकिन अब जो आगे होगा वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगी। गीता जी ने पूरे घर में नियम लागू कर दिए थे। सुबह 5 बजे उठना अनिवार्य, हर काम तय समय पर करना, बिना पूछे कोई बाहर नहीं जाएगा। एक दिन राधा थोड़ा देर से उठी तो गीता जी का गुस्सा फूट पड़ा। राधा, ये क्या? तुम्हें पता है अच्छी बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। लेकिन माँ, मैं रात को देर तक काम कर रही थी। कोई बहाना नहीं चलेगा। सास का आदेश सर्वोपरि होता है। ये तुम लोगों की माँ का घर नहीं है। जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई। चलो अब काम करो, यहाँ खड़ी मत रहो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब सच में लगने लगा था कि बिन सास के ही अच्छा था। रात को सुनील और राधा ने अकेले में बात की तो राधा ने सुनील को बताया कि गीता जी ने आज उसके साथ क्या किया। माँ पहले ऐसी नहीं थी, उन्हें क्या हो गया है? मुझे तो लग रहा है कि अब हम सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या बताऊं यार, तुम्हारे कहने पर तो पापा की शादी कराई। तुम ही बोल रही थी कि तुमको एक सास चाहिए। अब माया, शर्मिला और राधा ने ठान लिया कि वो गीता जी के इस सख्त रवैये का विरोध करेंगी। हम कोई गुलाम नहीं है। हाँ दीदी, पहले माँ कितनी अच्छी थी, अब तो हमें माँ को समझाना होगा कि वो जरूरत से ज्यादा सख्त हो रही हैं। अगले दिन तीनों ने मिलकर वही किया जो गीता जी को पसंद नहीं था। रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाया, सुबह देर तक सोई और टीवी जोर से चलाया। गीता जी ने ये सब देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? माँ, हम खुश रहना चाहते हैं, डर के नहीं। हम तो पहले ज्यादा खुश थे बिन सास के। आप हमें इतना सख्त नियमों में क्यों बांध रही हैं? गीता जी ने सबको घूरा। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो खुद भी सोच में पड़ गई थी। राधा ने जो सोचा था उसका उल्टा ही होता जा रहा था। गीता जी तो बहुत सख्त सास बन गई थी। क्या राधा को ऐसी ही सास की जरूरत थी? क्या इसलिए उसने कराई थी अपने ससुर की दूसरी शादी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सास बिन ससुराल के साथ। गीता जी की सख्ती से पूरा घर परेशान हो चुका था। बहुओं ने बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन गीता जी टस से मस नहीं हो रही थी। शर्मिला राधा के पास आई और बोली, राधा, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी ने हद कर दी? ऐसा कोई करता है क्या भला? हाँ बहन, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। तो क्या ये बात तुमने सुनील को नहीं बताई? बताई तो है, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। तो क्या बात हुई? बताती हूँ। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारी माँ ने आज फिर हद कर दी। अब क्या कर दिया उन्होंने? सुबह थोड़ा देर से उठी तो मुझे ताना मार दिया। रसोई में कुछ अलग बनाया तो गुस्सा हो गई। यहाँ तक कि आज मैंने सहेलियों के साथ जाने की बात की तो कहने लगी बहुओं को घर संभालना चाहिए, ना कि घूमना फिरना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और राधा की तरफ देखा। तो अब तुम्हें दिक्कत हो रही है? हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन सास तो तुमको ही चाहिए थी ना? राधा को एक पल के लिए झटका लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब माँ को सास बनाकर लाने की बात आई तो तुमने सबसे ज्यादा जिद की थी। अब जब वो असली सास की तरह बर्ताव कर रही हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? राधा हक्का बक्का रह गई। तो तुम क्या चाहते हो, मैं यूं ही रोज रोज परेशान होती रहूं? नहीं, लेकिन तुम्हें ये भी तो समझना होगा कि माँ पहली बार सास बनी है। वो अपना नया रोल एंजॉय कर रही है। ओह, तो अब मैं एंजॉयमेंट का शिकार बनूं? देखो राधा, अगर तुम्हें सच में कुछ बदलना है तो माँ से सीधे बात करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं बीच में आऊं तो फिर तुम ही बताओ, ये सास किसे चाहिए थी? ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मदद करने के बजाय तुमको ही सुना दिया। हाँ दीदी, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, या तो सास से सीधी बात करें या फिर हालात को वैसे ही झेलें।
तब तक माया भी आ जाती है। सारी बात सुनकर माया बोली कि क्यों ना पिताजी से ही बात की जाए कि वो माँ को थोड़ा समझा लें कि हम लोगों को ऐसे परेशान ना करें। तुम सही बोल रही हो, आज सुनील को बोलती हूँ कि वो एक बार पिताजी से बात कर ले, शायद हमारी कोई मदद हो जाए। रात का समय, गीता जी अपने कमरे में थीं और पूरे घर में सन्नाटा था। सुनील और राधा चुपचाप जाकर पिताजी के कमरे में पहुँचे। पिताजी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। पिताजी जो आराम से कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, चश्मा उतार कर बोले। क्या हुआ, बहुत गंभीर लग रहे हो। पिताजी, बात ये है कि माँ अब अजीब सा बर्ताव करने लगी हैं, हर काम में नुक्स निकालने लगी हैं। वो तो असली सास की तरह हुक्म चलाने लगी हैं। अच्छा, तो पहले कौन सा नकली सास की तरह थी। सुनील और राधा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मतलब ये कि पहले माँ हमारी दोस्त जैसी थी, लेकिन अब वो हर छोटी बड़ी बात में दखल देने लगी हैं। राधा को डांटती हैं, समय पर उठने बैठने के लिए टोकती हैं और यहाँ तक कि उसे सहेलियों से मिलने से भी रोक रही हैं। पिताजी ने हल्की सी मुस्कान दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब? अरे भाई, तुम लोगों ने ही तो जिद की थी कि मेरी शादी कराओ ताकि तुम्हें सास मिल सके। अब जब गीता सास के किरदार में रम गई है तो परेशानी क्यों हो रही है। सुनील और राधा को जैसे ही कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिले, वो चुप थे, क्योंकि उन्होंने ही तो मजबूर किया था अपने पिता को शादी करने के लिए। फिर पिताजी आगे बोले। जब मैंने कहा था कि शादी की कोई जरूरत नहीं है तो तुम सबने कहा था कि नहीं, घर में एक माँ चाहिए। अब जब माँ आ गई है और अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो मैं क्या करूं। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं इस मामले से दूर ही रहूंगा। लेकिन पिताजी। अब समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, जैसा बोया है वैसा काटो। सुनील और राधा अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं। शर्मिला और माया राधा के पास आती हैं। हो गई पिताजी से बात? क्या बोला पिताजी ने भाभी? क्या वो माँ से बात करने को मान गए? बताना राधा, क्या बात हुई है? होना क्या था, वही हुआ जिसका डर था। अरे मुझे तो लग रहा है कि सास से हम लोग ही नहीं बल्कि ससुर जी भी डरे हुए हैं। इतना बोले लेकिन एक बार भी ये नहीं बोल पाए कि ठीक है मैं बात करूंगा उससे। क्यों कर रही हो ऐसे? हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने टीवी पर देखा था कि सास ने बहुओं के साथ साथ ससुर को भी अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। जैसे सास बोलेगी ससुर भी हाँ में हाँ मिलाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और हो भी तो यही रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ससुर जी ऐसे भीगी बिल्ली बनकर थोड़ी ना बैठे होते। शादी से पहले तो कितने रौब से रहते थे, और अब का हाल देखो इनका। अब तो पूरे घर का माहौल बदल चुका था। राधा, शर्मिला और माया तीनों का जीना मुश्किल हो गया था। पहले जो गीता जी सबकी सहेली जैसी थी, अब एक सख्त सास में बदल चुकी थी। सासू माँ, मैंने आज दाल में थोड़ा घी डाल दिया, इससे स्वाद अच्छा लगेगा। अरे तो क्या पहले हम स्वाद नहीं खाते थे? ये नए नए तरीके हमें मत सिखाओ। राधा चुप हो गई। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल थोड़ा जल्दी बाजार चली जाऊं, कुछ जरूरी सामान लेना था। जल्दी बाजार? इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी? घर का काम पहले देखो, बाजार बाद में। शर्मिला की सारी योजना धरी की धरी रह गई। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। पहले जरा देखो कि फर्श अच्छे से साफ किया या नहीं। माया ने मायूस होकर झाड़ू उठा ली। ससुर भी नहीं बचे। गीता जी का आतंक सिर्फ बहुओं तक ही सीमित नहीं था, अब तो उनके पति को भी सुनना पड़ता था। गीता, जरा एक कप चाय मिलेगी? चाय चाहिए? अरे सुबह ही तो पी थी ना चाय, अब बार बार तुमको चाय चाहिए? पता है ना कितनी महंगाई हो रही है। साफ साफ सुन लीजिए, सबको दिन में बस 2 बार चाय मिलेगी, एक सुबह और एक शाम में। बस, कुछ समझ आया कि नहीं? ससुर जी ने चुपचाप अखबार उठा लिया और वहीं बैठे रहे। अब तो सब सोचने लगे कि बिना सास के ही अच्छे थे। अब घर में हर कोई परेशान था। हे भगवान, ये मैंने क्या करवा दिया? बिना सास के ही अच्छा था, फालतू में मुसीबत मोल ले ली। पहले सोचा था माँ जैसी सास होगी तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सांस लेने पर भी टोक देती हैं। सब अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर हार चुके थे, लेकिन सास के ऊपर कोई पार ना पा सका। गीता सबको इस हाल में देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे, कोई खुश नहीं दिख रहा था। तभी गीता जी ने अचानक ठहाका लगाकर हंसना शुरू कर दिया। अरे अब और नहीं, बहुत हो गया, ऐसे मत बैठो। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। माँ जी, आप हंस क्यों रही हैं? हम सब तो इतने दुखी हैं। यही तो मैं तुम सबको दिखाना चाहती थी। मतलब?
मतलब ये कि मैं जानबूझकर क्रूर सास बनी थी। मैं देखना चाहती थी कि अगर सास वाकई में अत्याचारी हो तो परिवार पर क्या असर पड़ता है, और तुम सबने खुद देख लिया ना। और मेरे इस काम में तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ थे। अब सबकी समझ में बात आने लगी। तो माँ जी, आप सच में इतनी सख्त नहीं है? अरे नहीं, मैं तो वही पुरानी गीता हूँ जो तुम सबकी खुशी चाहती है। लेकिन जब राधा ने कहा कि उसे एक सास चाहिए, तब मैंने सोचा कि क्यों ना उसे दिखाऊं कि एक सास का होना अच्छी बात है। लेकिन अगर सास जरा भी ज्यादा सख्त हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। राधा को अब सब समझ में आ गया था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि सास का होना ही सब कुछ होता है, लेकिन असली बात यह है कि अच्छी सास का होना जरूरी है। अगर सास अच्छी हो तो परिवार स्वर्ग बन जाता है, और अगर सास क्रूर हो तो नरक। राधा ने सिर हिला दिया। अब पूरा घर फिर से हंसने लगा। गीता जी ने सबको गले लगाया और कहा, सास और बहू का रिश्ता अगर प्यार से भरा हो तो उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता समझदारी और प्यार से निभाया जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। क्रूर सास का होना सिर्फ तनाव बढ़ाता है, लेकिन एक स्नेही सास पूरे परिवार को जोड़कर रख सकती है। बिना सास के घर अधूरा होता है, लेकिन एक सास का स्नेही होना सबसे जरूरी।